Welcome to the third session of capacitance, and in this particular session, we will be giving more emphasis to the concept of dielectrics. कैपेसिटेंस के बिगनिंग में ही हमने डाइलेक्ट्रिक की बात की थी। मैंने वहां पर आपको डाइलेक्ट्रिक के बेसिक्स बताए थे और कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से बेसिक लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं हमने उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अब हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में ज्यादा जानेंगे। नाउ डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? Dielectric is nothing but a substance like rubber, plastic, glass, water. Any substance can be represented to be a dielectric under specific conditions. हमने पढ़ा था, जैसे सब्सटेंस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एनी सब्सटेंस, लेट्स से रबर, प्लास्टिक, glass, etc. can be represented as a dielectric. कुछ बेसिक चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया वो ये था कि जब भी आप कोई कैपेसिटर लेते थे इस तरह से, ये आपका एम्प्टी कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इसके अंदर मान लीजिए कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेट्स से E. इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि जब इस कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है. दिस वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व. नाउ व्हाई डज दैट हैपन इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड. सो लेट्स हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, the same capacitor again, but now the capacitor is not empty, rather we have inserted dielectric inside this particular capacitor. It can be any substance. Now after insertion of dielectric, this particular value, the capacitance has increased and the electric field has decreased. ये observe किया जाता है. It was found that the new capacitance becomes a multiple of dielectric constants. यानी आपका जो नया कैपेसिटेंस है यानी C डैश वो निकल कर आता है एप्सिलॉन R into C, where एप्सिलॉन R is called as relative permittivity या फिर इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यानी कैपेसिटेंस इस पर्टिकुलर फैक्टर से बढ़ जाता है और जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा E डैश, वो इसी फैक्टर से घट जाता है. यहां पर एप्सिलॉन R है क्या? यहां पर आपका एप्सिलॉन R इज नथिंग बट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ये इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द अनदर रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी भी इसे कहा जाता है. At times you will see that epsilon r की जगह एक factor of k भी यूज कर सकते हैं. It depends, it's just a notation. अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह के नोटेशन हो सकते हैं. Now epsilon r का वैल्यू, epsilon r का वैल्यू इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम. अगर आप वैक्यूम की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू एब्सोल्युटली इक्वल टू 1 होती है. epsilon r is slightly equal to 1, in fact a little greater than 1 फॉर एयर, जो हम नॉर्मली लेकर सॉल्व करते हैं और हम 1 मान के चलते हैं. एप्सिलॉन आर अगर आप देखने जाएंगे देन एप्सिलॉन आर इज अप्रोक्सीमेटली 3.7 फॉर आई थिंक दिस इज फॉर ग्लास, चलो आई डोंट रिमेंबर, बट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 80 फॉर वाटर एंड दिस एप्सिलॉन आर इज अप्रोक्सीमेटेड एज इंफिनिटी फॉर कंडक्टर. इन वैल्यू की सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगी. नाउ द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन ऑन दिस पार्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड एक्सपेरिमेंटली. कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है, एक्सपेरिमेंटल आइडेंटिफिकेशन था. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घटती है, वो भी एक्सपेरिमेंटल आइडेंटिफिकेशन था. मैं थोड़ा सा थियरी का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं. जब भी आप डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जो है दो तरीके के होते हैं. एक आपका डाइलेक्ट्रिक होता है पोलर और दूसरा आपका डाइलेक्ट्रिक होता है नॉन पोलर. नाउ डाइलेक्ट्रिक यूजुअली मेटल्स नहीं माने जाते
द रीजन इज, आप यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख रहे हैं मेटल का, फॉर अ कंडक्टर विच इज अ मेटल इट्स इनफाइनाइट, और infinity is a term that we generally do not have in practical scenario. So honestly dielectric में metal की बात नहीं करते. How dielectric is different? Metal, a conductor has free electrons जो कि आपके conducting body में freely move कर सकता है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. डाई इलेक्ट्रिक इज लाइक एक सब्सटेंस जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे जो अपने आप में डाइपोल की तरह काम कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइपोल? डाइपोल इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है. तो मेटल्स में किसी भी सब्सटेंस में जो है आपके छोटे 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 एटम्स और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइपोल्स की तरह काम करते हैं, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे. यू कैन इमेजिन दिस टू बी लाइक दिस. इमेजिन अ वेब, मकड़ी का जो जाला होता है उस तरीके से आप इमेजिन कर लो. अब मकड़ी के जाले में आप देखते होंगे कि कोई भी चीज अगर आप रखेंगे तो वहां पर वो फंस जाएगी. वो वहीं पर हल्का फुल्का मूव कर सकती है बट पूरा मूवमेंट नहीं कर सकती. दैट पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल अपने ओरिएंटेशन को बदल सकता है, वहीं पर वो प्लस माइनस ओरिएंटेशन बदल लेगा, लेकिन वो एटम और मॉलिक्यूल जो है वो मूव नहीं कर सकता फ्रीली. वो अपनी जगह पे लोकलाइज्ड है. इट कैन ओनली चेंज द ओरिएंटेशन बट इट कैन नॉट मूव फ्रीली. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक. On the contrary, metals have free electrons which can move freely around the complete body, and they're called as conductors, which has a dielectric constant of infinity. Now, when I say polar dielectric, यानी polar material की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो atoms और जो molecules होते हैं वो already polarized होते हैं, यानी already वो एक dipole की तरह काम कर रहे होते हैं, but because of थर्मल काइनेटिक एनर्जी वो रैंडमली ओरिएंटेड है. लेट्स से इसको समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अ मटेरियल. इट्स समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से आपका मटेरियल है, रैंडमली इस तरीके से रैंडमली ये डाइपोल्स हैं, रैंडमली इस तरीके से ओरिएंटेड है. डाइपोल्स है तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैंने लिखा प्लस माइनस 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 एंड प्लस माइनस. इस तरीके से थर्मल एनर्जी की वजह से ये छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल की तरह काम कर रहे हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है. यहां पर देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडमली, और यू कैन से रैंडम ओरिएंटेशन. रैंडमली आपके डाइपोल्स ओरिएंटेड है. पोलर डाइपोल्स क्या होते हैं, और यू कैन से पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसमें डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं. डाइपोल्स आर प्रेजेंट, ठीक है. नॉन पोलर में डाइपोल्स प्रेजेंट नहीं होते. नाउ द मोमेंट यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस मटेरियल, देखना इसका ओरिएंटेशन कैसे बदलेगा. नाउ मैंने इस पर्टिकुलर मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. देयर इज दिस एक्सटर्नल फील्ड जो मैंने अप्लाई किया है, और वो एक्सटर्नल फील्ड जो मैंने अप्लाई किया है दैट इज E. दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड दैट आई हैव अप्लाइड. ये आपका एक्सटर्नल फील्ड E है. एक्सटर्नल फील्ड अगर E इस तरीके से है तो ये डाइपोल्स अपने आप को ओरिएंट करेंगे, रीओरिएंट करेंगे, ये अपने आप को रीएडजस्ट करेंगे, और इस एक्सटर्नल फील्ड में ये अपने आप को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में लेकर आ जाएंगे, बिकॉज the positive charge and the negative charge will start experiencing force. Positive charge इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में. बट मैंने जैसे कहा आपकी जो एटम्स और मॉलिक्यूल है ये लोकलाइज्ड रहते हैं, वहां पर ये मूव नहीं कर सकते, बस अपनी ओरिएंटेशन को बदल कर सकते हैं. तो ये ओरिएंटेशन इनकी बदल जाएगी एंड द न्यू ओरिएंटेशन विल लुक लाइक दिस. एकदम प्रॉपरली अलाइंड, एकदम प्रॉपरली अलाइंड है ये, एकदम प्रॉपरली अलाइंड. जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहां पर आ जाएंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चले जाएंगे, और जो आपके नेगेटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे. और इस तरीके से ये डाइपोल्स ने अपने आप को
रीओरिएंट, रीएडजस्ट कर लिया, अपने ही जगह पर मूव नहीं किया, सिर्फ अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया। नाउ इसकी वजह से होगा क्या देखना, ये छोटे छोटे डाइपोल्स अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये प्लस और ये माइनस है, तो इस डाइपोल ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट की, इस डाइपोल ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट की, इस डाइपोल ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट की, इस डाइपोल ने बिल्कुल वैसे किया, इसने भी 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 वैसे किया। यानी कि हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ इस पर्टिकुलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर के डायपोल्स ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी है। यानी इफेक्टिवली मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरीके से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय द डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी है इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके खिलाफ जो डाई इलेक्ट्रिक है उसने अपनी फील्ड सेटअप कर दी है। तो इसमें डिफरेंस क्या आने वाला है, वो डिफरेंस हमें जानने की जरूरत है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को डाई इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकल कर आता है, दैट इज द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज E dash. And the obvious thing that you can understand here is that the value of E dash is lesser than the external electric field. Why? Because हमारी external electric field को dipole की electric field ने oppose किया है और उसके बाद resultant electric field निकल कर आ रहा है, which is called as E dash. इनके बारे में कहीं पर लिख लेते हैं, यहां लिख लेता हूं मैं। E क्या हो जाएगा हमारा? अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। ईडी क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल स्लैश डाई इलेक्ट्रिक। और हमारा ई डैश क्या हो जाएगा? ई डैश इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई, दैट इज ई डैश, एंड ई डैश इज लेसर देन ई। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमें पता चला किस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है इन द केस ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। व्हाट इफ द गिवन सब्सटेंस इज नॉन पोलर? नॉन पोलर का मतलब क्या है? यहां पर देयर आर नो डाइपोल्स, देयर आर नो एग्जिस्टिंग डाइपोल्स। कोई एग्जिस्टिंग डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है यहां पर, आपके पास पहले से डाइपोल नहीं है। तो यहां पर अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो यहां पर आपको सिंपली इस तरीके से जो है आपको अपने एटम्स दिखाई देंगे बकायदा, या मॉलिक्यूल दिखाई देगा इस तरीके से। दे आर नॉट डाइपोल्स, दे आर जस्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस वाला केस नहीं है, just neutral atoms and molecules. Now यहां पर भी अगेन there is no external electric field, कोई external electric field अप्लाई नहीं किया है, and इसका भी ओरिएंटेशन रैंडम है because of thermal energy, which is very well understood here. सेम सिचुएशन लेता हूं मैं, सेम सिचुएशन ले लेते हैं। ये सेम सिचुएशन जब आप लेंगे और अब आप इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर देंगे, तो होगा क्या कि उस एटम और उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्जेस अब यहां पर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अब यहां पर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डायरेक्शन ले लेंगे, ओरिएंटेशन ले लेंगे। तो किस तरीके से दिखाई देगा कि ये आपका इस तरह से चार्ज इस तरह से एटम या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता था। आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो राइट की तरफ चला गया, हल्का सा राइट की तरफ चला गया इस तरीके से, और इसी एटम मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ आ गया। अब ये जो है, जो पहले डाइपोल नहीं था, अब ये डाइपोल की तरह काम करना शुरू कर देगा, और ये डाइपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ सेटअप करेगा, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे खिलाफ सेटअप हो जाएगी इस तरीके से। और टेक्निकली ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से सेटअप करेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, व्हिच इज ईडी। और
हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब इसको घटा देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ई डैश। नाउ मैथमेटिकली अगर आप इस केस को देखेंगे तो मैथमेटिकली जो है आंसर सेम ही दिखेगा। हाउएवर जो सब्सटेंस है वो दो तरीके के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, और दोनों ही केसेस में डाइलेक्ट्रिक काम करता है। दिस इज ऑब्वियस एंड वेरी वेल अंडरस्टूड। नाउ यहां पर एक चीज और जानने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था, राइट? एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था अपॉन दिस, यानी कि जो आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है it will get reduced by a factor of epsilon r which is dielectric constant, और आपका फाइनल कैपेसिटेंस है it will get increased by a factor of epsilon r जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो काम की चीज यहां पर सब कुछ ही है। however you should be remembering this, this is a theoretical part। अब इसके जरिए इसके जस्ट बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि इंड्यूस्ड चार्जेस हम कैसे लेकर के आएंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इंड्यूस्ड चार्ज, ये भी चीज मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए नोट कर लो। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं इंड्यूस्ड चार्ज कॉन्सेप्ट, कि किसी कैपेसिटर के अंदर अगर आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक के सरफेसेस पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं, और उस पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। अब चार्जेस इंड्यूस कैसे होते हैं ये समझते हैं। ये आपका एम्प्टी कैपेसिटर है, दिस इज एन एम्प्टी कैपेसिटर। अब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इस तरीके से आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, और डाइलेक्ट्रिक ने जो डाइपोल्स फॉर्म किए वो डाइपोल्स कुछ उस तरीके से रीओरिएंट हो चुके हैं। मैं यहां पर दो ही शो कर रहा हूं, हाउएवर यू कैन शो मोर। सो ये आपका हो गया प्लस 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 प्लस, और ये आपका हो गया माइनस, इस तरीके से। आपका ये प्लेट पॉजिटिव था, ये प्लेट नेगेटिव था, और इसमें आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई किया था दैट वाज ई। अगेन अभी भी ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो है ई, बट इन डाइपोल्स ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर दी होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ईडी। अब ये छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट दिखाने से बेहतर मुझे लगता है कि हम क्या इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कुछ ऐसे हैं कि आप इसके अंदर के स्पेस को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, ये आपने अपने डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, डाइलेक्ट्रिक में राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, तो आपके डाई इलेक्ट्रिक का राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो गया। ठीक है, आपके कैपेसिटर का ये प्लेट तो बहुत पॉजिटिव था और ये प्लेट नेगेटिव था, और कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है कि कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट ने सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट ने सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड हेंस द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव प्लेट एंड हेंस द पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहां पर जो चार्ज होगा इसकी मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू इसका मैग्नीट्यूड है, बट जो चार्जेस इसके अंदर इंड्यूस हुए हैं वो पर्टिकुलर चार्जेस की वैल्यू है क्यू आई, और हमें यही इंड्यूस्ड चार्जेस की वैल्यू को जानना है कि भाई ये इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू क्या है। हम लर्निंग यूज करने वाले वो जो एक्सपेरिमेंटल तरीके से हमें पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड
reduces by a factor of epsilon r, which is called as dielectric constant because of insertion of dielectric. ये जानना है हमें. अब इसमें बॉस इन दोनों का नेट इफेक्ट लेने के बाद राइट हैंड साइड पे E डैश इलेक्ट्रिक फील्ड बचा. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर कंसिडरिंग दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आई कैन राइट E dash is equal to the external electric field minus the electric field set up by the dipole. Obvious सी बात है, opposite direction में है. बट हमने ये भी जाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली बचता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के बाद, इट इज एप्सिलॉन आर का डिवीजन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी ई डैश को दूसरा तरीका लिखने का है E अपॉन एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी. ये दोनों को अगर हम साथ में कंसिडर करेंगे तो हमें दिखेगा दैट E अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू E माइनस ई डी. राइट. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज. अब चार्ज के टर्म्स में आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? चार्ज के टर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे, E को आप रिप्रेजेंट करेंगे एज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको यहां रिप्रेजेंट करिए. E किसकी वजह से सेटअप हुआ था? ये पर्टिकुलर E जो है इस Q के वजह से सेटअप हुआ है. राइट. तो आप यहां पर लिखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने लिख दिया. अब यहां पर ये ED किसकी वजह से सेटअप हुआ है? इस ED को सेटअप होने का कारण था QI. तो आप यहां पर लिखेंगे ED इज इक्वल टू QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं. यू माइट वंडर कि सर यहां पर आपने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा, एप्सिलॉन आर क्यों नहीं लिखा? सी, अभी तुम्हें एप्सिलॉन आर के बारे में नहीं सोचना है. इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन की तरह इमेजिन करना. कैसे? ये आप देखो कि बॉस प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या कहता है? इंडिविजुअल इफेक्ट को लो, बाद में सारे इफेक्ट को ओवरलैप कर दो. इंडिविजुअल इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल इफेक्ट क्या था? ये था आपका प्लस क्यू, ये था माइनस क्यू, बीच में खाली. तो इसके वजह से आपकी E फील्ड निकल कर आई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दूसरा, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक था क्या? डाइलेक्ट्रिक की वजह से चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे. एंड अगेन ये मेरा सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहा हूं मैं, और ये मैं डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं. ध्यान देना, मिस नहीं करना. यहां पर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं. डाइलेक्ट्रिक की बात करूंगा तो यहां पर आपका प्लस QI है और यहां पर आपका माइनस QI है. और इसके वजह से यहां पर इसके वजह से अगर मैं लिखूंगा E डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डाइलेक्ट्रिक अपने आप में जो है एक कैपेसिटर की तरह लिखा जा सकता है, जिसकी दो डिफरेंट प्लेट मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब जो है ये वैल्यूज मुझे यहां पता चल गई, उसे मैं यहां पर इंसर्ट कर दूंगा. आई विल राइट देयरफॉर E की वैल्यू को मैं लिखूंगा, E की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से एप्सिलॉन आर पड़ा हुआ है मेरे पास, एंड दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ED कितना हो जाएगा? QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और आप यहां से देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा. और जब आप इस तरीके से देखेंगे, एंड व्हेन यू डू द रीअरेंजमेंट यू गेट Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q कॉमन निकाला 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर. ये एज अ फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस. नोट कर लो इसे. कैपेसिटर फुल्ली और कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. शुरुआत में हमने पढ़ लिया था. फट से रिवाइज कराता हूं. क्या था वो? कि बॉस आपका ये एम्प्टी डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी आपका ये एम्प्टी कैपेसिटर है, और ये आपका कैपेसिटर है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक. क्या चीज होती है? सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय C होगा, जिसे हम C डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन आर के फैक्टर से
बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज व्हेन इट इज completely filled. Completely filled, when the capacitor is completely filled with a dielectric of dielectric constant epsilon r. But in this case we are dealing with a capacitor जो कि partially filled है. This is different here. A capacitor which is partially filled with dielectric. आप यहां पर अगर देखेंगे देन वी हैव अ कैपेसिटर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक कलर। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है और ये कैपेसिटर के बीच में मैंने ये ब्लू कलर का टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक लाके रख दिया और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है दैट इज एप्सिलॉन आर। इस तरीके से मैंने लाके रख दिया। नाउ द क्वेश्चन इज विल कैपेसिटेंस चेंज? द आंसर इज यस। आपने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाला, कैपेसिटेंस चेंज होगा। बढ़ेगा कि घटेगा? द आंसर इज बढ़ेगा, बिकॉज आप कभी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वैल्यू कितनी होगी? क्या वैल्यू ये होगा? द आंसर इज नो। ये तब होता है जब आपका कैपेसिटर फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। यहाँ पार्शियली फिल्ड है तो इसे सॉल्व करने की जरूरत है। नाउ हाउ डू वी एग्जैक्टली सॉल्व दिस? देयर इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी कॉल्ड एज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे। ये पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक को मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूं। ये कहीं मिडल में ना, मैं इसको राइट में शिफ्ट कर देता हूं। तो यही पर्टिकुलर सेटअप किस तरीके से दिखेगा ध्यान देना। यही पर्टिकुलर सेटअप कैसा दिखेगा? बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ। इसको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने यहां पर राइट में शिफ्ट कर दिया। ऐसे इसको मैंने ऐसे राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये इस तरीके से दिखेगा। नाउ इसकी टोटल थिकनेस d थी, तो इतने हिस्से की थिकनेस हो जाएंगी d माइनस टी और इतने हिस्से की थिकनेस हो जाएगी t। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके सरफेसेस पे इस पे चार्ज होगा, इस सरफेस पे चार्ज होगा, इस सरफेस पे चार्ज होगा। ये अपने आप में दो कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं। ये जो खाली रीजन है वो एक कैपेसिटर है और ये जो भरा रीजन है वो दूसरा कैपेसिटर है। ये खाली रीजन एक कैपेसिटर है, ये भरा हुआ दूसरा कैपेसिटर है। यानी कि यस, देयर आर टू कैपेसिटर्स नाउ। टेक्निकली दिख नहीं रहा लेकिन समझ आ रहा है कि अपने आप में दो कैपेसिटर है। बट ये कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल है, ये सवाल हमारे सामने रह जाएगा। कैसे जानेंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है? ध्यान से देखना। यदि यहां से कोई चार्ज ऐसे जाएगा तो यहां से निकलेगा, यानी कि ये पर्टिकुलर इस कैपेसिटर के बीच में कांस्टेंट क्या है? चार्ज। यहां से कोई चार्ज ऐसे जाएगा तो यहां से निकलेगा, यानी ये दो कैपेसिटर के बीच में कांस्टेंट क्या है? चार्ज। जब दो डिवाइसेस के बीच में कॉमन चार्ज या करंट हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जब दो डिवाइसेस के बीच में कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और ये मैं कई दफे बता चुका हूं, राइट? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन निकलेगा। नाउ दिस बिकम्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हाउ डू आई सॉल्व इट? बिकम्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम इसको कर देंगे स्प्लिट, और इसको स्प्लिट करेंगे तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि बॉस ये मेरा खाली वाला कैपेसिटर, ये मेरा भरा हुआ कैपेसिटर, ये मेरा खाली कैपेसिटर, ये मेरा भरा हुआ कैपेसिटर। जो मेरा खाली कैपेसिटर है उसके बीच में डिस्टेंस है d माइनस टी, जो भरा हुआ कैपेसिटर है उसके प्लेट के बीच में डिस्टेंस है t। ये कैपेसिटर मेरा भरा हुआ है, ये कैपेसिटर मेरा भरा हुआ है, राइट? अब हमें लिखना है इस पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। आसान है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा देखते हैं। इसकी कैपेसिटेंस को, ये जो भी हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इसकी कैपेसिटेंस को हम बोल देंगे C1 और इसकी कैपेसिटेंस को बोल देंगे C2। नाउ ये कॉम्बिनेशन जो होगा, ये कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज C इक्विवेलेंट। ये कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस हम निकालने वाले थे ये टोटल C इक्विवेलेंट है, पूरा मिलाकर C इक्विवेलेंट है। ये C1 है, ये C2 है, एंड एज पर द रूल आई कैन से दैट 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2.
निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़िया। C1 की वैल्यू मैं क्या लिखने वाला हूं? C1 में बोलूंगा इस एप्सिलॉन नॉट, यहां पर खाली है, वैक्यूम है, एंड हेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन A क्या है? सरफेस एरिया। अगर आप देखेंगे तो इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो A है, और वही सरफेस एरिया इसको भी मिल रहा है, वही सरफेस एरिया इसको भी मिल रहा है। 3D में इमेजिन करना चाहो तो ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, देखो इमेजिन हुआ, ये रहा सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया इसको मिल रहा है वही सरफेस एरिया आपका इस प्लेट को भी मिल रहा है, इस प्लेट को भी मिल रहा है। ठीक है, लेंथ बट गए हैं, बट सरफेस एरिया अभी भी वही है। तो आपका C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस विच इज D माइनस T, और सिमिलरली आपका C2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना, अब लिखना एप्सिलॉन मीडियम, और मैंने सिखाया है एप्सिलॉन मीडियम इज एप्सिलॉन R into epsilon naught. Epsilon medium is epsilon R into epsilon naught. So epsilon medium A upon this is T, which can be written as epsilon R epsilon naught A upon T. ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से, राइट? ये आपने लिख लिया। नाउ यहां से मुझे पता चलेगा that 1 upon C equivalent is equal to D minus T upon epsilon naught A plus T upon epsilon naught A into epsilon R। यहां पर आप epsilon naught A को कॉमन निकाल लो, you will have 1 upon epsilon naught A ब्रैकेट में D minus T plus T upon epsilon R। कुछ इस तरीके से आपके पास टर्मिनोलॉजीज आ चुके हैं। ठीक है, याद चाहो तो कर लो, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है, ये तो एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बड़ा करके दिखा दिया, बट टेक्निकली बड़ा नहीं है, इसको झटपट किया जा सकता है इवन इफ इट कम्स इन द एग्जाम, राइट? एग्जाम में तो इतने वेरिएबल्स भी नहीं आएंगे, एग्जाम में तो चीजें बड़ी आसान सी आने वाली है। तो ये हमने टर्म हमारा निकाल दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पोज करना चाहता हूं। ठीक है, ये टर्म आपने निकाल दिया है कि बॉस 1 upon C equivalent is equal to this, which can be simplified as this. Fine. कंडीशंस जानते हैं। फर्स्ट कंडीशन की केसेस बनाते हैं, स्पेशल केसेस, राइट? फर्स्ट, व्हाट इफ T इक्वल टू 0, यानी कि मैंने जो डाइलेक्ट्रिक अंदर डाला वो बहुत ही पतला है, इट्स लाइक थिन फॉइल। थिन फॉइल होता है ना, एकदम पतली सी परत, एकदम थिन फॉइल है। सो T इक्वल टू 0 क्या होगा? सेकेंड, व्हाट इफ T इक्वल टू D? T इक्वल टू D का मतलब क्या होगा कि पूरे के पूरे कैपेसिटर को हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। देखते वैल्यू कितना निकलेगा। जब आप T इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपका निकल कर आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T इक्वल टू 0 पुट कर दो, दैट इज D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, विच इंप्लाइज दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक नहीं भी होता तभी भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ही होता, और यहां पर T इक्वल टू 0। नाउ T इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, राइट? डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो थिन फॉइल में टेक्निकली थिकनेस नहीं होती, राइट? यानी कि आप थिन फॉइल को अगर किसी कैपेसिटर में इंसर्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटर वैसे का वैसे ही रहेगा, उसकी थिकनेस होना बहुत जरूरी है। नाउ T इक्वल टू D रख दो, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आपका निकल कर आएगा, T इक्वल टू आपने D रख दिया तो वो हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A, which implies that C equivalent is equal to epsilon R epsilon naught A upon D। ब्यूटीफुल। ये तो वही हुआ ना, T इक्वल टू D का मतलब क्या है? आपने कैपेसिटर को पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया है, राइट? ये T इक्वल टू 0 में कभी कभी हम ऐसा भी लेते हैं कि T टेंड्स टू 0, एकदम पतला है, जस्ट बोलेगा कि इट्स वेरी वेरी थिन। सो यू शुड रिमेंबर द होल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक को एड्रेस करेंगे। कोई रट्टा नहीं मारना है, यू शुड जस्ट नो दैट दिस कैन बी दिस एंड दिस कैन बी दिस, व्हिच कैन बी रिटन एज दिस। बाकी सब तो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसे नोट कर लो।
Well, we just studied about capacitors partially filled with dielectrics, यानी कैपेसिटर जो कि पूरी तरह से नहीं, some part of the capacitor is filled with a dielectric, and we somehow understood कि इसको किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन आगे बढ़ाते हैं, उसी लर्निंग को आगे डिप्लॉय करते हैं। आई एम टेकिंग अ केस जहां पर दी कैपेसिटर इज फिल्ड विथ 2 और मोर डाइलेक्ट्रिक्स। एक का हमने पढ़ लिया 2 और मोर डाइलेक्ट्रिक्स, जब 2 या 2 से अधिक डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटर को भरा जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। ये मैंने डायग्राम्स बना रखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, तीनों ही डायग्राम को अच्छे से देखने की कोशिश करो, ऑल दी 3 डायग्राम्स। एंड व्हाट आई वांट इज, पॉज करना है वीडियो आपको, डायग्राम को देखना है और मुझे बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वो कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। दे ऑल दी 3 केसेस आर रिड्यूसिबल टू सम और दी अदर कॉम्बिनेशन। यहां पर 2 कैपेसिटर है, नीले रंग का, सॉरी यहां पर एक कैपेसिटर है जिसमें 2 डाइलेक्ट्रिक है, नीले रंग का, लाल रंग का। अगेन यहां पर भी एक कैपेसिटर में 2 डाइलेक्ट्रिक है, नीले और लाल रंग का, ओरिएंटेशन बदला है। और यहां पर कैपेसिटर में 3 डाइलेक्ट्रिक है, नीले रंग का, लाल रंग का और ब्लैक कलर का। सो ये अलग अलग ओरिएंटेशन में डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट किया गया है। आपको बताने क्या कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। सो पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, कम बैक। मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया है, अब मैं सीधा आंसर लिखूंगा। इन द फर्स्ट केस सीरीज, इन द सेकेंड केस पैरेलल, एंड इन द थर्ड केस सीरीज पैरेलल कॉम्बो। इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं मैं। The first one is this. I hope this is understood to everyone. Series combination. Probably this will be termed as C1 and this will be termed as C2. Smart enough? आगे देखते हैं। This can be reduced as this. Can be reduced as this. This can be reduced as this. I hope this is also very well understood. This is C1 and this is C2. बढ़िया। यहां पर देखिए, यहां पर कैसे रिड्यूस होगा। खुद से जरा भी दिमाग लगाओगे ना, बड़ी आसानी से कर लोगे। सब कर रखा है, कर रखा है सब आपने, कुछ नया नहीं है, कर रखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाने से, थोड़ा सा। राइट, C3, C2, C1 हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। यू नो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, वो उसके साथ पैरेलल में चले जाएगा C1 के साथ, एंड यू हैव सॉल्व्ड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन अ वेरी इजी वे। बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। जैसे कि अगर ये D है, ये T है, तो ये D माइनस T हो जाएगा। ठीक है, एरिया का भी ध्यान रखना। टोटल एरिया तो A होता है, लेकिन यदि ये एरिया A1 लेके चला गया तो यहां A माइनस A1 एरिया होगा। थिकनेस तो दोनों में DD है। सिमिलरली यहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। कॉपी कर लो इसे। अभी जस्ट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आई पुट अप अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यू अंडरस्टैंड द डायग्राम वेरी वेल, जस्ट दैट मैंने आपको बता दिया है कि रेड वाला जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये ब्लैक वाले का K2 है, ये ब्लू वाले का K3 है।
ये पूरे प्लेट का एरिया A है, तो ये वाले प्लेट का एरिया A/2 है, तो ये A/2 है, ये मैंने बता दिया है। डायग्राम हो सकता है एग्जैक्ट मैच ना करे स्केल के हिसाब से, बट दैट डजंट मैटर। ये टोटल मिलाकर अगर D है तो ये D/2 है, ये D/2 है। इट इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V0। द क्वेश्चन सेज कि यदि ये सारे कॉम्बिनेशन को मैं एक डाई इलेक्ट्रिक से रिप्रेजेंट करता और कैपेसिटेंस वही रहता, तो उस पर्टिकुलर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इफ अ सिंगल डाई इलेक्ट्रिक इज यूज्ड टू रिप्लेस द होल कॉम्बिनेशन टू हैव द सेम कैपेसिटेंस, देन what will be its dielectric constant? The value of the dielectric constants are given as 3, 5 and 2. तुम्हें पता करना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को सिर्फ एक से रिप्लेस करो तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। पॉज द वीडियो, टेक अराउंड 2-3 मिनट्स टू सॉल्व इट। ठीक है, पॉज करो। ऑलराइट, आई सपोज कि आपने वीडियो पॉज करके अपनी तरफ से सॉल्व कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम सबसे पहले मैं बना लूं। इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा? ये मेरा एक केस है। ऑब्वियसली कलर कोडिंग कर देता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से दिस इज द रेड वाला एंड दिस इज द ब्लैक वन। बढ़िया। अगर डायमेंशनली देखें तो सबसे ऊपर वाला जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, उसका थिकनेस D है और उसका एरिया A/2 है। बहुत बढ़िया। जो नीचे वाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका थिकनेस D/2 है और एरिया A/2 है। बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, थिकनेस D/2 है और एरिया A/2 है। बहुत अच्छे। अब जो है इसको कैपेसिटेंस मैं C1 बोलूंगा, इसको C2 बोलूंगा, इसको C3 बोलूंगा। C1, C2, C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। C1 विल बी गिवन एज K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। बढ़िया। तो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है? K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, दैट इज C1। बढ़िया। C2 निकालते हैं। C2 यदि मैं निकालूं तो मुझे मिलेगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 the whole upon D/2, which certainly tells me that C2 is equal to K2 एप्सिलॉन नॉट A upon D। बढ़िया। C3 निकालते हैं। C3 मुझे मिलेगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन, इस समय D/2 नहीं D रहेगा, इसकी थिकनेस D थी, which tells me that C3 is equal to K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ये निकल कर आ गया। अब जो है मुझे इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अगर मैं देखूं तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये आपका C3 है और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ऐसा दिखेगा। ये सीरीज में है, सो ये दिखेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और यदि उसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन अगर आप देखने जाएंगे तो आपको इसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन दिखेगा एज दिस। क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका C3 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड दिस इज C इक्विवेलेंट। और ये C इक्विवेलेंट अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये मेरा बड़ा कैपेसिटर रहा जो मेन कैपेसिटर है, और इस पर्टिकुलर मेन कैपेसिटर को मैंने किसी एक सिंगल मटेरियल से रिप्लेस कर दिया है, एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया है, और उसने बोला है कि ये पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, यानी उसकी K की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे सामने सवाल है। खैर,
ये C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं एज K टाइम्स, ये पूरे के बारे में मैं एक साथ देखूं तो इसका जो है K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है, डिस्टेंस D है प्लेट के बीच में, एरिया A है, सो K टाइम्स एप्सिलॉन, सॉरी हाँ, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरे K का वैल्यू, दैट इज व्हेन दिस होल सेटअप the three dielectric are replaced by one dielectric, तो क्या आंसर निकल कर आता है? That is what the solution of the problem is. Let us try solving this. इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा that k times epsilon naught a upon d is equal to c3, which is k3 times epsilon naught a upon 2d plus C1, C2. C1, C2 will be K1, K2, epsilon naught A upon D, the whole square, upon C1 plus C2, which is epsilon K1 plus K2, epsilon naught A upon D, बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये इसके साथ गया और ये जो है सब में कॉमन आ रहा है, गड़बड़ हो गई, ये 2 तो यहां छूट जाएगा ना, ये 2 यहां सेपरेटली लिखो, क्योंकि मैं काट रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मैं काट रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड दिस टेल्स मी एज के इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 2, K3 अपॉन 2। ये आ गया हमारा आंसर कि अगर आप एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्रेजेंट करना चाहें, उसे रिप्लेस करना चाहें उसे, तो उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए कैपिटल K, विच इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 2, तो आपका कैपेसिटेंस वही रहेगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसे नोट करो, समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बट बहुत सारी लर्निंग के साथ। Now take up this question. The diagram is on the board. मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, बोर्ड पे डायग्राम देख करके आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। Two parallel plate capacitors, each of capacitance C, are connected in series to a battery of EMF V0. Two parallel plate capacitor, each of capacitance C, are connected in series to an external battery of EMF V0. Perfectly fine. Then one capacitor was filled up with a slab of dielectric constant K. इसके बाद एक कैपेसिटर को उन्होंने फिल कर दिया विद अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यानी ये वाला जो कैपेसिटर है इसको मैंने कर दिया है फिल विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज K। दैट्स द क्वेश्चन। पहले दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में थे, CC connected to a battery V0. Now one of the capacitor has been filled with a dielectric constant K. First part of the question asks, पहला पार्ट क्या पूछता है? First part of the question says, what amount of charge flows through the battery? बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर गया? The second part asks, by what factor has the electric field of each capacitor has changed? यानी कि इंडी हर एक कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस फैक्टर से बदल गया, वो फैक्टर अगर आप देखने जाएंगे तो दैट फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर। अगर आप एक एक कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर निकाल पाए तो आपने बेसिकली उस फैक्टर को निकाल लिया, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना है एंड यू नीड टू टेल मी व्हाट आर द आंसर्स। Pause the video and attempt it
योरसेल्फ। चलिए, आई एम सपोजिंग कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लिया है। जानते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो इक्विलिब्रियम स्टेट देखना होगा, एक बिफोर और एक आफ्टर। व्हाट इज द इवेंट दैट हैपेंड? द इवेंट वाज, इवेंट क्या था? द इवेंट वाज इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन वन ऑफ द कैपेसिटर। ये इवेंट हुआ। एक इसके बिफोर इक्विलिब्रियम था, एक इसके बाद का इक्विलिब्रियम था। तो बिफोर यदि आप देखेंगे, तो बिफोर कुछ ये केस है, दिस इज द बिफोर वाला केस। बढ़िया। और फिर आफ्टर को देखते हैं। आफ्टर अगर आप देखेंगे तो आफ्टर कुछ ये वाला केस है। आफ्टर में इसे हमने भर दिया है, ठीक है। V0 C, ये अभी भी C है, बट ये हो जाएगा आपका K टाइम्स C, बिकॉज कैपेसिटेंस तो बदल जाता है, ठीक है। इसके बीच में द इवेंट वॉज इंसर्शन ऑफ स्लैब, और जब ये दौरान आपका इंसर्शन ऑफ स्लैब हुआ होगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज। हमसे पूछा गया है ये सवाल कि चार्ज कितना फ्लो किया। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के चार्जेस निकाल लो, मसला सॉल्व हो जाएगा। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अगर आप लिखते तो आप लिखते कुछ इस तरीके से, V0 और CC सीरीज में C/2 होता। बढ़िया। और अगर आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये अभी भी आपका V0 ही होता, और ये C और KC इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाता C इंटू KC अपॉन C प्लस KC। सो दिस वुड हैव बीन K अपॉन K प्लस 1 इंटू C। ये हो जाता है आपका सिंप्लीफाइड वर्जन। अब कैपेसिटर में चार्ज, ये बड़ा प्लेट है तो ये पॉजिटिव होगा, इधर ये बड़ा प्लेट है तो ये पॉजिटिव होगा। यहां पर चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू CV। V0 पोटेंशियल डिफरेंस पूरा का पूरा इसके अक्रॉस है ना, ये V0 पोटेंशियल डिफरेंस ये एक सिंगल कैपेसिटर के अक्रॉस है, ये V0 पोटेंशियल डिफरेंस फिर से एक सिंगल कैपेसिटर के अक्रॉस है। बढ़िया। तो यहां पर चार्ज कितना होगा? द इनिशियल चार्ज वुड हैव बीन Q इक्वल टू CV, यानी C/2 इंटू V0, दैट इज द इनिशियल चार्ज। अगर आप इस फाइनल चार्ज को देखने जाएंगे तो आपका Q फाइनल यहां पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V0, और यहां पर C हो जाएगा आपका KC अपॉन K प्लस 1 इंटू V0। ये आपका फाइनल चार्ज है। देखिए, इसमें मान लीजिए पहले 2 कूलम था, 2 माइक्रो कूलम था, अब यहां पर 10 माइक्रो कूलम है। लेट्स टेक अ नंबर, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि मान लो यहां पर पहले +2 माइक्रो कूलम था और अब यहां पर +8 माइक्रो कूलम है। चलो, +2 माइक्रो कूलम +8 माइक्रो कूलम, तो +2 से +8 हुआ रहेगा, तो चार्ज कितना फ्लो किया? +2 से +8 होने के लिए 6 माइक्रो कूलम फ्लो किया। और यदि 6 माइक्रो कूलम फ्लो किया तो वो किसके थ्रू फ्लो किया? वो बैटरी के थ्रू फ्लो किया रहेगा। यानी बैटरी के थ्रू, ये +2 माइक्रो कूलम था, बैटरी के थ्रू +6 माइक्रो कूलम गया ड्यूरिंग द इंसर्शन, और ये बन गया +8 माइक्रो कूलम। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पर द चार्ज फ्लो इन स्मॉल q will be nothing but q final minus q initial, and that will be c बाहर ब्रैकेट में k अपॉन k प्लस 1, c बाहर ब्रैकेट में k अपॉन k प्लस c V0 बाहर, c V0 बाहर निकालो ना, सो c V0 बाहर ब्रैकेट में k अपॉन k प्लस 1 माइनस हाफ। यस, दिस इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यानी इतना चार्ज बैटरी से फ्लो कर गया होगा, और इससे हमने अपना पहला सवाल सॉल्व कर लिया। तरीका जान लो, ये चार्ज फ्लोन वाले क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। इवेंट इज समथिंग हैपेंड, उस दौरान चार्ज फ्लोन, लेकिन आप उस इवेंट के दौरान कुछ नहीं कर सकते। यू कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम इन द इक्विलिब्रियम बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर और बिफोर के बीच का जो डिफरेंस है
वो इवेंट के दौरान हुआ रहेगा, विच इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कुछ इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को अगर आप एड्रेस करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, ये दूसरा सवाल क्या कहता है, फाइंड बाय व्हाट फैक्टर हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच कैपेसिटर चेंज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से बदला होगा। एक काम करो, इसको तो पहले कर लो नोट, ठीक है, उसके बाद हम इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन नोट करो, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है ये चार्ज फ्लोन वाला हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब जो है बट चार्जेस की वैल्यू पता चल चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो यहां से चार्ज फ्लो किया हुआ होगा बैटरी से और वो जाकर डिपॉजिट हो गया। ठीक, याद है मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि कैसे चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बता रहा हूं, देखो लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने, कैसे पढ़ाया था मैंने कि आपका Q इक्वल टू CV होता है, तो अगर V सेम हो, अगर आपका V सेम हो तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, या फिर आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। तो अगर आपका Q सेम हो तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। यदि आप देखेंगे तो यहां पर जो है चार्जेस सेम फ्लो करेगा, सीरीज है ना तो चार्ज 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 सेम फ्लो करेगा। तो या तो आप बी वाले क्वेश्चन को ए के सपोर्ट के बिना सॉल्व कर सकते हो या ए के सपोर्ट के साथ सॉल्व कर सकते हो। ए के सपोर्ट के बिना सॉल्व करना है तो सिंपली कह सकते हो कि बॉस यहां पर जो है आपका सीरीज है, राइट, यहां पर चार्ज सेम होगा, Q इज इक्वल टू CV, यहां पर चार्ज सेम होगा, राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी V0 by 2, दैट विल बी V0 by 2। आप वैसे कर सकते हो, राइट, तो वहां से आप देख लेना कि भाई कितना कहां फ्लो करने वाला है। और दूसरा तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट, अभी हमने प्रॉब्लम में ए पार्ट सॉल्व कर लिया है तो बी से फायदा ही उठा लेते हैं। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर निकाल लिया था ना, यहाँ चार्ज कितना था, यहाँ पर चार्ज हमारा निकल कर आया था C V0 by 2, दैट वाज Q इनिशियल, और Q फाइनल कितना निकल कर आया था, Q फाइनल निकल कर आया था, इफ आई रिमेंबर इट वेल, K अपॉन K प्लस 1 C V0, ये निकल कर आया था हमारे Q फाइनल। तो ऑब्वियस सी बात है बॉस, यहां पर प्लस Q इनिशियल है, यहां पर प्लस Q इनिशियल है, यहां पर प्लस Q फाइनल है, यहां पर प्लस Q फाइनल है। अब एक एक कैपेसिटर देख लो, यदि आप फर्स्ट इसको मैं बोलता हूं कि भैया ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देखेंगे तो E क्या होता है, Q इक्वल टू V इक्वल टू ED होता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू ED होता है। और ऐसे ना जाकर के हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और रादर आई शुड बी सेइंग इट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन m, और सिग्मा होता था चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा बाय a एप्सिलॉन m, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक चीज नोटिस करना बॉस, इसमें एक चीज नोटिस करना कि एरिया जब आप यहां पर रेशियो लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का आफ्टर और बिफोर, तो उसमें कैपेसिटर की प्लेट का एरिया नहीं बदला है, एंड हेंस आई विल बी ओनली यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। तो अब पहले वाले केस को देखते हैं। पहले केस में E फाइनल अपॉन E इनिशियल, E फाइनल कितना होगा, E फाइनल दैट इज Q फाइनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हवा अभी भी है। सिमिलरली Q इनिशियल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर अभी भी हवा है, एप्सिलॉन नॉट कट गया, दिस इज Q फाइनल अपॉन Q इनिशियल विच इज इक्वल टू 2K अपॉन K प्लस 1। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, रेशियो ले लेना Q फाइनल अपॉन Q इनिशियल। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है इसमें। सेकेंड कैपेसिटर के लिए जब मैं E फाइनल अपॉन E इनिशियल निकालने जा रहा हूं, देन इट टर्न्स आउट टू बी Q फाइनल अपॉन एप्सिलॉन। यहां पर बॉस आपका एप्सिलॉन मीडियम विल बी नथिंग बट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इनिशियल, और यहां तो खाली था तो एप्सिलॉन नॉट, तो आपका एप्सिलॉन नॉट कट गया, दिस इज 1 अपॉन K
Q final upon Q initial which is equal to 1 upon K. Q final upon Q initial आपका निकल कर आ जाता है 2K upon K plus 1 which is equal to twice upon K plus 1. ये आपके दूसरे का रेशियो है. फर्स्ट कैपेसिटर का रेशियो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल अपॉन इनिशियल, सेकंड कैपेसिटर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल अपॉन इनिशियल, एंड दैट्स हाउ यू एंड अप सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम के आउटकम को कुछ याद नहीं करना, इट जस्ट गिव्स यू अ लर्निंग. यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि इंसर्शन के दौरान फ्लो कैसे हुआ. बी पार्ट तो बहुत आसान है, द लर्निंग लाइज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नोट कर लो. We have a very simple and interesting question in front of us. The question is, blue वाला part dielectric है, उसको साइड में रखो. There is a capacitor, जो capacitor square plate से बना हुआ है. The facing plate is square, जिसका edge का length L है. The distance between the plates of the capacitor is D. ये capacitor को हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है V0. ये capacitor है ब्लैक कलर का. द क्वेश्चन सेज कि इस कैपेसिटर में एक डाई इलेक्ट्रिक एकदम प्रॉपरली वेल फिट प्रॉपर तरीके से सेम डायमेंशन का एक डाई इलेक्ट्रिक हैविंग अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के v वेलोसिटी से इसमें आ रहा है. अ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट v इज एंटरिंग द कैपेसिटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. फाइंड द करंट in the battery or I'll say find the current through the battery. यानी कि ये कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक जब कैपेसिटर में अंदर इंसर्ट हो रहा है विद वेलोसिटी v, बैटरी के थ्रू करंट जाएगा. हमें वो पता लगाना है कि वो करंट क्या होगा. पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट इट योरसेल्फ. खुद से अटेम्प्ट करो पहले. ऑलराइट, आई एम सपोजिंग कि आपने इस वीडियो को पॉज कर लिया था और खुद से अटेम्प्ट कर लिया है. करंट निकालने से पहले मैं निकालना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है. लेट्स से एट एनी टाइम t ये डाई इलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर में कुछ इतना x अमाउंट इंसर्ट हो चुका है. ये डाई इलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर में कुछ x अमाउंट इंसर्ट हो चुका है एंड दिस विल लुक लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. कुछ इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें ये वाला जो प्लेट है इसकी बीच की डिस्टेंस तो d है, सिमिलरली इस प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है. इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है. इसका ये वाला जो लंबाई है, ये लंबाई दिस, इसको अलग से अगर मैं बना के दिखाऊं, ये प्लेट इस कैपेसिटर को अलग से बना के दिखाऊं तो ये वाली जो लंबाई है दिस इज x और अंदर की तरफ प्लेट तो L था. ठीक है, दिस इज द प्लेट. इस प्लेट को अगर आप देखोगे तो इसकी ये लंबाई L माइनस x है ना, L माइनस x. ये पूरा L था ना, ये पूरा L था. दिस वॉज L. ये प्लेट अगर आप देखेंगे तो L था, तो ये L माइनस x हो गया और अंदर की तरफ तो ये अभी भी L ही है. ये प्लेट कुछ इस तरह से है, राइट. ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है. इन दोनों का कंबाइंड प्लेट अगर आप बनाते जो ये वाला होता तो वो बस ऐसे दिखता. This was L and this was L. इसका ऊपरी वाला हिस्सा x था और इसका निचला हिस्सा L माइनस x था. मैंने उन दोनों को ऐसे स्प्लिट कर दिया. I hope the diagram is very clear to you. This is C1 and this is C2 and they are a parallel combination. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे लिखना होगा C इक्विवेलेंट, तो मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2. C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a by d, बट इन दिस केस डाइलेक्ट्रिक से भरा है, सो k एप्सिलॉन नॉट. एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू एल अपॉन d थिकनेस प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो हवा ही है यहां पर, सो एप्सिलॉन नॉट. एरिया कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स इंटू एल अपॉन d. ये मिल जाएगा हमें. तो C इक्विवेलेंट यहां से निकल कर आने वाला है एप्सिलॉन नॉट L अपॉन D. अगर मैं कॉमन ले लूं देन ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा kx प्लस L माइनस x, राइट. ये C इक्विवेलेंट बचा. x अगर कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा k माइनस वन, x इंटू k माइनस वन, सो L प्लस x इंटू k माइनस वन. यस, इस तरीके से. नाउ लेट्स से
कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये डाइलेक्ट्रिक इसमें सिर्फ x डिस्टेंस अंदर एंटर किया है, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द प्लेट इज स्मॉल q. तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल q इज इक्वल टू C equivalent into the potential difference which this particular capacitor has is V naught. So C equivalent to V naught. तो small q को मैं लिख सकता हूं C equivalent हमारे सामने हो जाएगा epsilon naught L into V naught upon D, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा L plus K minus 1 into X. This is the charge Q. So current कैसे लिखा जाएगा? The current flowing through the battery will be dq अपॉन dt. अब आप dq अपॉन dt अगर करेंगे तो ये कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट l v नॉट अपॉन d तो आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस k माइनस 1 तो वैसे ही रहा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt. एंड यू नो दैट dx अपॉन dt will be nothing but v, the velocity, and hence the current is going to be epsilon naught l v naught upon d into k minus 1 into the velocity v. And that's how we end up solving this problem. आसान है, बहुत आसान है, तरीका समझ लो, इसी पे थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चंस को ट्वीक किया जा सकता है. नॉट मच. कॉपी करो. This is the last question for this particular session, and a very interesting question. ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर एनर्जी और वर्क का कॉन्सेप्ट आता है. जब भी कैपेसिटेंस में एनर्जी और वर्क का कॉन्सेप्ट आता है तो पीपल यूजुअली टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड. लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. देयर इज दिस कैपेसिटर व्हिच इज गिवन टू अस. द ओरिजिनल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C नॉट. इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक भरा गया है, दैट डाई इलेक्ट्रिक हैज अ कांस्टेंट K which is given to us. Now the question is, find the work done by an external force to remove the dielectric out of the कैपेसिटर. डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर से बाहर निकालने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, यह पूछा गया है. बट दिस हैज बीन आस्क्ड अंडर टू कंडीशंस. द फर्स्ट इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस कैपेसिटर. यह पहला क्वेश्चन है. And in the second case, a constant charge is maintained on capacitor. जब फर्स्ट केस में जब डाइलेक्ट्रिक निकाला गया है तो उस केस में कैपेसिटर पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया. सेकेंड केस में कांस्टेंट चार्ज मेंटेन किया गया है अक्रॉस द कैपेसिटर. राइट. आई होप द क्वेश्चन इज वेरी वेल अंडरस्टूड टू यू. मैं एक बार फिर से बता देता हूं. देयर इज अ कैपेसिटर, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट विदाउट द डाइलेक्ट्रिक. नाउ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. बढ़िया. नाउ वी नीड टू रिमूव द डाइलेक्ट्रिक आउट ऑफ द कैपेसिटर. मुश्किल होगा बिकॉज हमें पता है कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को खींच के रखता है अपने अंदर. So we need to remove the dielectric out of the capacitor. पूछा गया है कि ऐसा करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम कितना करना पड़ेगा. दो केसेस में. पहले केस में अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड रखा गया है, तभी तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सेकेंड केस में कांस्टेंट चार्ज इज मेंटेन्ड ऑन द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को आइसोलेटेड रखा गया है. अब बताओ दोनों ही केसेस में वर्क डन क्या होगा. वेरी नाइस क्वेश्चन. Pause the video, spend around 10, 15, 20 minutes to solve this, then come back to look into the solution. है ना? All right, I'm assuming that you have solved this question. Let's look at the solution. Solution कैसे होगा? I'm going to solve the first case. एक constant potential difference इसके across maintain किया गया है. See, this is the initial case.
ये वी नॉट है। दिस इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, तो इसकी कैपेसिटेंस है के सी नॉट। डाइलेक्ट्रिक जब निकाल दिया गया, जब डाइलेक्ट्रिक इससे निकाल दिया गया, तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस हो गया सी। तो जब डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया गया है तो इसमें से चार्ज फ्लो किया रहेगा। बैटरी ने इस रिमूवल प्रोसेस में, रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक में जो है, देयर मस्ट हैव बीन अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्लोन थ्रू बैटरी। बैटरी से चार्ज फ्लो किया रहेगा। अब वो स्मॉल क्यू पता करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर चार्ज निकाल लो माइनस इसके ऊपर चार्ज निकाल लो, आपको स्मॉल क्यू पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी नॉट, राइट। एंड इन दिस केस, चलो इससे नहीं जाते, छोड़, ऐसे कर लेते हैं। कितना चार्ज इसके ऊपर आ चुका रहेगा? अभी इसके ऊपर चार्ज आ चुका रहेगा, इस पे चार्ज आ गया रहेगा सी नॉट वी नॉट, ठीक है। इस पे कितना चार्ज पहले से था? इस पे पहले से चार्ज था के सी नॉट इंटू वी नॉट। तो चार्ज फ्लो कितना किया रहेगा? नाउ द चार्ज फ्लोन वुड हैव बीन Q final minus Q initial, which is C naught V naught कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस के, दैट इज द चार्ज फ्लो। बढ़िया, इतना चार्ज फ्लो किया रहेगा। चार्ज फ्लो किया है, इसका मतलब बैटरी ने काम किया है, राइट, तभी तो चार्ज फ्लो किया। नाउ जब मैं एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू इस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल रहा हूं, तो वो एक्सटर्नल एजेंट भी काम कर रहा है और उस एक्सटर्नल एजेंट का ही काम मुझे निकालना पड़ा है। तो सिस्टम में हो क्या रहा है, इस डाई इलेक्ट्रिक और कैपेसिटर सिस्टम पे दो लोग काम कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। फर्स्ट, बैटरी चार्ज सप्लाई करता है। सेकेंड, एक्सटर्नल एजेंट, जो कि आप हो इन दिस केस, जिसकी वैल्यू पूछी गई है। काम करने से एनर्जी बदलती है और एनर्जी यहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक है। काम करने से एनर्जी बदलती है। डाइलेक्ट्रिक में तो काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं, साइड रख दो। काम करने से एनर्जी बदलती है। कौन सी एनर्जी बदलेगी? पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो यहां पर मैं कहूंगा कि द वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सब लोगों ने मिलकर जितना काम किया उससे कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी बदली। किसने किसने काम किया? वी हैव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो मुझे निकालना है, प्लस वी हैव work done by battery, and finally we have that is equal to change in potential energy of capacitor. अच्छा, work done by battery कैसे निकालेंगे? See, can I say that work done by battery is nothing but बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया और बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। बैटरी ने Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया इस रिमूवल प्रोसेस में, तो उतना काम कितना किया? Q अमाउंट ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट से फ्लो किया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं work done by external agent is equal to plus work done by battery। Q कितना है मेरे पास? C naught V naught into 1 minus K into फिर से V naught। So this is work done by battery is equal to change in potential energy। यहां पर potential energy कितना होगा? यहां पर potential energy हम लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर से लिख देते हैं ना, हाफ CV स्क्वायर से लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है? इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ C की जगह K C नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर। सो मैंने लिखा फाइनल इज हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर माइनस इनिशियल इज हाफ K C नॉट V नॉट स्क्वायर। Let's rearrange all of these and we get work done by external agent is equal to, देख लो एक बार, मैं देख पा रहा हूं जितना कि C नॉट V नॉट स्क्वायर वहां से कॉमन निकालो, राइट में यहां पर भी C नॉट V नॉट स्क्वायर है। तो पहले ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं। इसको लिख सकता हूं C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस के निकल कर आ रहा है मुझे यहां पर, एंड यहां पर भी थोड़ा रीअरेंज करूं तो इस V नॉट को इससे मिला दूं तो आई विल हैव C नॉट V नॉट स्क्वायर
और ये माइनस साइन यहां ला दूं तो यहां पर उल्टा घुमा के मैं लिख सकता हूं k माइनस वन। क्या कर रहा हूं, जरूरत ही नहीं है तो वन माइनस के रखना है, सॉरी 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 सॉरी। सो इसको वन माइनस के रखो ना, काहे का टेंशन, वन माइनस के तो इसको प्लस रखो। अब इसको ले जाओ उधर, जब इधर लेकर चले गए हम तो वन माइनस के तो मैंने कॉमन ही रखा, वन माइनस के मैंने कॉमन ही रखा, मल्टीप्लाइड बाय सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाय टू, वन माइनस हाफ दैट इज माइनस सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाय टू, यहां से आ गया। एंड दैट विल बिकम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू k minus 1 c naught v naught square the whole upon 2. Now you can actually remember this as an expression which might save you a time. JEE मेंस और नीट के परस्पेक्टिव में, एडवांस में वक्त बचाना कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, आना चाहिए। सो यू कैन आइदर सॉल्व दिस क्वेश्चन और रिमेंबर दिस कि भैया कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक अगर भरा है तो डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकालने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ता है, k माइनस वन सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाय टू। ठीक है, या याद भी रख सकते हैं, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, और ये कंडीशन है कि अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड, ये ऐसी कंडीशन में होगा, राइट। दूसरा पार्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं जब आप कांस्टेंट चार्ज मेंटेन रखेंगे। सो इन दैट केस व्हाट आई वांट इज, मैं यहां खड़ा हूं, दैट्स द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। ठीक है, चलिए लेट मी टेक दिस ऑफ। भूल जाए, सब कुछ भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, हटाओ इसे, हटाओ इसे भी। Now what do we have is part B, constant charge is maintained, isolated, not connected to the battery, ये रहा केस। अब यहां पर जो है आपको कांस्टेंट चार्ज इज मेंटेन्ड, चार्ज आपका कांस्टेंट है। अगेन आई विल फॉल बैक फॉर द सेम एक्सप्रेशन, द सेम एक्सप्रेशन इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी is equal to change in potential energy of the capacitor. Fine, बैटरी नहीं है, वर्क डन इज जीरो, तो मुझे सिर्फ ये निकालना है। नाउ इसमें कांस्टेंट क्या है, द कांस्टेंट थिंग इज चार्ज। जब आपने इसको एक बैटरी V0 से कनेक्ट किया था, फर्स्ट केस में कनेक्ट करके रखा था, तो इस पे चार्ज कितना डेवलप हुआ था, इस पे चार्ज डेवलप हुआ था, बताओ कितना हुआ था, इट वाज Q इंटू CV होता है ना, CV यानी K C नॉट V नॉट। ठीक, और ये चार्ज कांस्टेंट ही रहने वाला है, K C नॉट V नॉट, बिकॉज आइसोलेटेड कैपेसिटर है, चार्ज तो इसका चेंज नहीं होगा, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C। मैंने आपको बताया था जब चार्ज कांस्टेंट होता है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C अच्छा होता है, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो हाफ CV स्क्वायर अच्छा होता है, राइट। सो इन दिस केस मैं लिखने वाला हूं Q स्क्वायर अपॉन 2C फाइनल माइनस फिर से Q स्क्वायर अपॉन 2C इनिशियल, है ना, क्योंकि आप बदल क्या रहा है, यहां सिर्फ कैपेसिटेंस बदल रहा है। Q स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सो K स्क्वायर C नॉट स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन C फाइनल, C फाइनल कितना अपने पास C नॉट माइनस 1 अपॉन C इनिशियल, C इनिशियल कितना अपने पास K C नॉट। बहुत बढ़िया, तो यहां से C नॉट बाहर निकाला, देन वी हैव K स्क्वायर C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और यहां मेरे पास बचा K माइनस 1 अपॉन K, राइट। तो अब आप यहां पर आप कैंसलेशन कर देंगे, सो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एंड अल्टीमेटली आई हैव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एज K टाइम्स K माइनस 1 C naught V naught square upon 2. Now you can again remember this as an expression to save time in the exam, but you should know how to solve the problem. वहां वर्क डन में बैटरी जीरो क्यों लिखा, भैया बैटरी है ही नहीं,
बैटरी निकाल करके डाइलेक्ट्रिक को पुल आउट किया था, तो बैटरी है ही नहीं, तो बैटरी का वर्क डन 0 होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लर्निंग है इस सवाल में। यहां पर मैं इस सेशन को खत्म करता हूं। अगले सेशन में विल बी टचिंग अपॉन द लास्ट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर्स कॉल्ड एज आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट के बारे में पढ़ लीजिएगा। कैपेसिटर को खत्म करते वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। माय हेड्स अप टू यूएस, करंट इलेक्ट्रिसिटी को रीड कर लो, डीसी पांडे से या एनसीईआरटी से जाकर के रीड कर लो। इट्स वेरी ब्यूटीफुली गिवन, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत तेजी से निकाला जा सकता है, राइट? अभी के लिए इसको नोट कर लो। थैंक यू सो मच, बाय।